नमस्कार। तारीख है 25 नवंबर 2025 और ये है हमारे यूपीएससी समसामयिक विश्लेषण का आज का पहला भाग। आज की चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखेंगे। मतलब एक तरफ भारत वैश्विक मंच पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ सैन्य अभ्यास या भूटान के साथ ऊर्जा समझौते, और वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर अपनी सदियों पुरानी विरासत और पर्यावरण को बचाने की एक अलग ही जद्दोजहद चल रही है। जो श्रोता हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े हैं, उनके लिए कुछ विषय शायद एक रिवीजन की तरह होंगे, जो कि अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पर्यावरण से जुड़ी एक थोड़ी चौंकाने वाली खबर से। पता चला है कि भारत में अफ्रीकी ग्रे तोतों को बेचने के लिए एक भी रजिस्टर्ड ब्रीडर या अधिकृत दुकान नहीं है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि देश में जितने भी ऐसे तोते हैं वो सब अवैध हैं। क्या ये इतना सीधा है? अपनी बारीकियां समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, ये खबर सीधे सीधे अवैध वन्यजीव व्यापार की तरफ इशारा तो करती है। जी। इस तोते का वैज्ञानिक नाम है सिटैकस एरिथैकस। सिटैकस एरिथैकस। जी। और ये अपनी नकल करने की अद्भुत क्षमता के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके व्यापार को जो संस्था कंट्रोल करती है वो है साइटीज। साइटीज, हाँ। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। बिल्कुल। और साइटीज ने इसे अपेंडिक्स 1 में रखा है। अच्छा, अपेंडिक्स 1 में? जी, जिसका मतलब है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल ट्रेड पर लगभग पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो फिर ये बिक कैसे रहा है? यही तो मुद्दा है। कोई नया तोता कानूनी तौर पर आयात करके बेचना तो लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के पास कोई बहुत पुराना पक्षी हो जो इन नियमों के लागू होने से पहले का हो। लेकिन हर नई बिक्री, हर नया तोता वो सीधे सीधे वन्यजीव तस्करी के दायरे में आता है। और इसका IUCN स्टेटस? वो भी बहुत गंभीर है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड के रूप में क्लासिफाई किया गया है। प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया। यानी ये वन्यजीव संरक्षण कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में एक बड़ी चुनौती को दिखाता है। चलिए इसी से जुड़े एक और पर्यावरण के मुद्दे पर आते हैं। इस बार बात एक झील की। हैदराबाद की मशहूर हुसैन सागर झील में प्रदूषण और शैवाल मतलब एल्गल ब्लूम्स से निपटने के लिए बायोरिमीडिएशन तकनीक का प्रस्ताव आया है। जी, हुसैन सागर सिर्फ एक झील नहीं, वो हैदराबाद की पहचान का एक हिस्सा है। 1562 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दौर में बनी ये एक कृत्रिम झील है। अच्छा, ये नेचुरल नहीं है? नहीं, ये मूसी नदी की एक सहायक नदी पर बनाई गई थी और एक समय था जब ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती थी। लेकिन आज ये शहरी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन चुकी है। मतलब सारा अनट्रीटेड सुएज और इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधा इसमें जा रहा है। बिल्कुल। और इसी वजह से झील का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। मैंने ये भी सुना है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी दिल के आकार की झील है और बीच में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति भी है। हाँ, और यही तो विरोधाभास है। जो जगह इतनी सुंदर और शांत दिखनी चाहिए वो अंदर से इतनी ज्यादा प्रदूषित है। तो ये एक अच्छी केस स्टडी बन जाती है। बिल्कुल। शहरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल निकायों का प्रबंधन कैसे हो और प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई तकनीकों की क्या जरूरत है। बायोरेमिडिएशन जैसे कदम दिखाते हैं कि समस्या को पहचाना तो गया है, लेकिन चुनौती इसके सफल इम्प्लीमेंटेशन की है। मेंस के GS पेपर 3 के लिए ये एक बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल है। तो एक तरफ मानव निर्मित झील प्रदूषण से जूझ रही है और दूसरी तरफ एक ऐसा छोटा सा प्राकृतिक जीव है जो न सिर्फ प्रदूषण के बारे में बताता है बल्कि अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है। मैं बात कर रहा हूँ काई यानी मॉस की। हाँ, ये एक बेहद दिलचस्प खोज है और ये मॉस की असाधारण सहनशीलता को दिखाती है। मॉस, जो ब्रायोफाइटा डिवीजन का पौधा है, वो पृथ्वी के सबसे शुरुआती भूमि पौधों में से एक है। अच्छा, मतलब ये पर्मियन काल से मौजूद है, पर इसकी असली अहमियत इसके इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन में है। अक्सर तो लोग इसे दीवारों पर या नम जगहों पर होगी एक मामूली चीज ही समझते हैं। इसका पारिस्थितिकी में क्या बड़ा रोल है? इसका रोल बहुत बड़ा है। ये एक तरह से इकोसिस्टम की नींव रखने वाले शुरुआती इंजीनियरों में से है। ये चट्टानों को तोड़कर उनमें से पोषक तत्व निकालता है, जिससे दूसरे पौधों के लिए मिट्टी बनने का प्रोसेस शुरू होता है। और मिट्टी के कटाव को भी रोकता होगा? हाँ, जमीन को ढककर मिट्टी के कटाव को रोकता है। लेकिन जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो है इसका वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में काम करना। ये कैसे काम करता है? शहरों में दीवारों या पेड़ों पर लगी काई की सेहत और उसमें जमा हुए भारी धातुओं का एनालिसिस करके हम उस इलाके के पोल्यूशन लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। अरे वाह,
मतलब ये प्रकृति का अपना लिटमस टेस्ट है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए एक बहुत प्रभावी और सस्ता तरीका हो सकता है। कमाल है। चलिए अब खनन क्षेत्र की एक बड़ी खबर पर आते हैं। जम्मू और कश्मीर में पहली बार चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू हुई है। ये सिर्फ एक खनिज की नीलामी से कहीं ज्यादा है ना? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा कदम है। आर्थिक रूप से देखें तो ये क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाएगा, रोजगार पैदा करेगा और स्टेट रेवेन्यू को भी बढ़ाएगा। और रणनीतिक तौर पर? रणनीतिक रूप से ये जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के साथ और मजबूती से जोड़ेगा। और देखिए, चूना पत्थर कोई मामूली खनिज नहीं है, ये भारत के औद्योगिक ढांचे की रीढ़ है। मुझे तो इसका मुख्य उपयोग सीमेंट उद्योग में ही पता था। सीमेंट तो बस एक शुरुआत है। ये एक अवसादी चट्टान है जो मूलतः कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। मेटलर्जी में लोहा और स्टील बनाने के लिए ये एक फ्लक्स के रूप में काम करता है जो अशुद्धियों को हटाता है। अच्छा। इसके अलावा कांच, कागज, कपड़ा, पेंट, टूथपेस्ट और यहाँ तक कि खेती में मिट्टी की एसिडिटी कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब ये तो बहुत ही वर्सेटाइल है। जी, भारत में इसके सबसे बड़े भंडार कर्नाटक में है, तो इस एक खनिज की नीलामी का असर कई उद्योगों पर पड़ेगा। सही बात है। अब रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज INS सह्याद्री ने उत्तरी प्रशांत में अभ्यास और सिंडेक्स 2025 में हिस्सा लिया है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते रिश्तों का एक और प्रतीक है। बिल्कुल। ऑसिंडेक्स जो 2015 से हर 2 साल में होता है, अब एक बहुत ही मैच्योर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास बन चुका है। इसका एक बड़ा मकसद है इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी। आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में इसका मतलब है कि क्या अभ्यास के दौरान भारत का जहाज ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम से और उनका जहाज हमारे सिस्टम से बिना किसी दिक्कत के बात कर सकता है? ओके। क्या वो रियल टाइम में डेटा साझा कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के हेलीकॉप्टर को अपने जहाज पर उतार सकते हैं? जब 2 नौसेनाएं एक टीम की तरह मिलकर प्रभावी ढंग से काम कर पाती हैं, तो उसे अच्छी इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। समझ गया। और ओसिंडेक्स के अलावा भी इन दोनों देशों के बीच कोई अभ्यास होते हैं? हाँ, कई हैं। थल सेना के साथ ऑस्ट्रा हिंद होता है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास पिच ब्लैक आयोजित करता है, जिसमें भारत नियमित रूप से भाग लेता है। और मालाबार अभ्यास और क्वाड जैसे बड़े मंचों पर तो दोनों देश साथ हैं ही। मतलब रक्षा साझेदारी काफी गहरी हो चुकी है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के साथ इस रणनीतिक साझेदारी से अब हम एक और देश की ओर देखते हैं जहां भारत आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है, जॉर्जिया। हाल ही में भारत ने जॉर्जिया के साथ कपड़ा और रेशम उत्पादन में साझेदारी को मजबूत किया है। ये खबर जितनी आर्थिक महत्व की है, उतनी ही भूगोल के नजरिए से भी यूपीएससी में मैप बेस्ड प्रश्नों के लिए जॉर्जिया की लोकेशन बहुत जरूरी हो जाती है। ये यूरोप और एशिया के चौराहे पर स्थित एक ट्रांसकॉकेशियन देश है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? इसके पड़ोसियों को याद रखना जरूरी है। उत्तर में रूस, पूर्व में अजरबैजान और दक्षिण में आर्मेनिया और तुर्की। और पश्चिम में? पश्चिम में इसकी सीमा काला सागर यानी ब्लैक सी से लगती है, जो इसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है। अच्छा। इसकी राजधानी तिब्लिसी है और ये एक पहाड़ी देश है जिसके उत्तर में ग्रेटर कॉकसस और दक्षिण में लेसर कॉकसस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एक गंभीर खबर पर आते हैं। एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के तहत एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मेथम्फेटामाइन कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। यह एक बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि मेथम्फेटामाइन, जिसे आम भाषा में मेथ या आइस भी कहते हैं, एक बेहद खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है। ये एक शक्तिशाली स्टिमुलेंट है जो सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। और ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? ये मस्तिष्क में डोपामाइन की मात्रा को अप्राकृतिक रूप से, माने अननेचुरली बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इससे व्यक्ति को थोड़े समय के लिए तो बहुत उत्साह महसूस होता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म प्रभाव विनाशकारी होते हैं। और ये समाज और सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहला, इसकी लत बहुत तेजी से लगती है। दूसरा, इसके सेवन से गंभीर मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे साइकोसिस, हिंसक व्यवहार और मतिभ्रम। और इसका अपराध से भी कोई लेना देना है? बिल्कुल। यह अक्सर संगठित अपराध और कभी-कभी आतंकवाद के वित्तपोषण से भी जुड़ा होता है। तो ये मामला सिर्फ ड्रग्स पकड़ने का नहीं है, ये आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा एक मल्टी डायमेंशनल मुद्दा है।
सही कहा। अब एक सकारात्मक खबर की ओर बढ़ते हैं जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक शानदार उदाहरण है। टाटा पावर ने भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन डीजीपीसी के साथ 1125 मेगावाट की दोरजिलुंग जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। ये भारत भूटान संबंधों में एक मील का पत्थर है। ये परियोजना भूटान की खुरीछू नदी पर बनेगी, जो भारत में बहने वाली द्रांगमेछू की सहायक नदी है। और ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जो पर्यावरण के लिहाज से बेहतर मानी जाती है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसका साझेदारी मॉडल बताया जा रहा है। जी, ये भूटान की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी परियोजना होगी। इसमें एक एसवीवी का भी जिक्र है। ये एसवीवी क्या होता है? एसवीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल एक तरह की मिनी कंपनी होती है जिसे सिर्फ एक खास प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इस मामले में ये एसवीवी सिर्फ दोरजिलुंग प्रोजेक्ट को ही देखेगी। अच्छा, सरकारी कंपनी डीजीपीसी की 60% हिस्सेदारी और भारत की टाटा पावर के 40% हिस्सेदारी होगी। विश्व बैंक द्वारा इसका वित्त पोषण इसे और भी विश्वसनीय बनाता है। ऊर्जा और कूटनीति के संगम से अब चलते हैं समय में पीछे, भारत की अपनी विरासत की एक ऐसे चमत्कार की ओर जो आज भी हैरान कर देता है, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। जी, विश्व धरोहर सप्ताह के मौके पर यहाँ एएसआई द्वारा एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। ये मंदिर चोल वास्तुकला का शिखर है जिसे सम्राट राजराजा चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में पूरा करवाया था। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हाँ, ये ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स का हिस्सा है। लेकिन इसकी भव्यता सिर्फ इसके आकार में नहीं बल्कि इसके निर्माण के विज्ञान में है। इसके बारे में कुछ बातें तो अविश्वसनीय लगती हैं, जैसे इसके शिखर पर रखा 80 टन का पत्थर। सोचिए, 80 टन, ये करीब 15 वयस्क हाथियों के वजन के बराबर है। और वो भी 1010 ईस्वी में। बिना किसी आधुनिक क्रेन के 216 फीट की ऊंचाई पर रखा गया था। ये सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि चोल साम्राज्य की इंजीनियरिंग, गणित और लॉजिस्टिक्स की शक्ति का प्रदर्शन था। और पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना है। जबकि तंजावुर के आसपास मीलों तक ग्रेनाइट नहीं मिलता, मतलब इन भारी चट्टानों को बहुत दूर से लाया गया था। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। सच में ये सोचने पर मजबूर करता है। चलिए, आज की हमारी आखिरी खबर भी प्रकृति और संरक्षण से जुड़ी है। असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। पोबितोरा को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्या? ये क्षेत्रफल में भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ दुनिया में एक सींग वाले गैंडों का घनत्व मतलब डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ये इंडियन राइनो विजन 2020 जैसे कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है। तो ये गैंडों के संरक्षण के लिए एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन क्या यहाँ कोई चुनौतियां भी हैं? बिल्कुल हैं। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है जलकुंभी, वाटर हायासिंथ। अच्छा। ये एक आक्रामक पौधा है जो इतनी तेजी से फैलता है कि झील और दलदली इलाकों को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे जलीय पक्षियों को भोजन खोजने में मुश्किल होती है। मतलब ये एक और तरह का मैनेजमेंट चैलेंज है। जी, मानव वन्यजीव संघर्ष और आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन का ये एक क्लासिक उदाहरण है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा, जिसमें हमने अवैध वन्यजीव व्यापार से लेकर चोल वास्तुकला और भारत की ऊर्जा कूटनीति तक को समझा। आज की चर्चा एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। एक तरफ भारत ओसेनडेक्स और दोरजिलुंग परियोजना जैसे कदमों से दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे अपनी आंतरिक धरोहर जैसे बृहदीश्वर मंदिर और अपनी नाजुक जैव विविधता जैसे पोबितोरा के गैंडे को बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वैश्विक मंच पर सफलता के दौड़ में हम अपनी जमीनी चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त ध्यान और संसाधन लगा पा रहे हैं? इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही शायद भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। उम्मीद है कि इस गहरी चर्चा से आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।